हाय यू क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हमने देखा था आरएच एंटीजन। आज हम देखेंगे आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, हेडिंग डाल दी आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। और आरएच इनकम्पैटिबिलिटी को और हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसको एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं HDN, मतलब हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, HDN। ठीक है, हमने लिया RH पॉजिटिव। ठीक है, RH पॉजिटिव कौन है? फादर। हमने फादर या मेल को लिया RH पॉजिटिव और यहाँ लेते हैं RH नेगेटिव। RH नेगेटिव कौन है? मदर। RH पॉजिटिव फादर मतलब फादर के जो आरबीसीज है उन पे RH एंटीजन प्रेजेंट है, और जो RH नेगेटिव है मदर मतलब उनके आरबीसीज पे जो RH एंटीजन है वो क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्या बोलती है? इनका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा क्या होगा? जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, फर्स्ट चाइल्ड वो क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा। RH पॉजिटिव मतलब जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उसके आरबीसीज पे RH एंटीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, हमने फादर लिया RH पॉजिटिव, मदर लिया RH नेगेटिव, और जो फर्स्ट चाइल्ड आया वो कैसा है? RH पॉजिटिव। जब मदर प्रेग्नेंट होती है, जो प्लेसेंटा होता है ना, वो मदर और फीटस का जो ब्लड होता है उसको क्या करता है? अलग अलग या सेपरेटेड रखता है। ठीक है, क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्लेसेंटा होता है वो मदर और फीटस का जो ब्लड होता है उसको सेपरेटेड रखता है, अलग अलग रखता है। ठीक, तो जब ये फर्स्ट चाइल्ड RH पॉजिटिव है, इसका जब बर्थ होता है क्या होता है? यहाँ लिखते हैं, जब ड्यूरिंग बर्थ, और बर्थ को हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। तो जब पार्चुरेशन होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है। प्लेसेंटा रप्चर हो जाता है मतलब प्लेसेंटा फट जाता है, तो जो मदर और फेटस का ब्लड होता है वो क्या हो जाता है? कांटेक्ट में आ जाता है, मिक्स होने लगता है। ठीक है, हमें पता है ये जो फर्स्ट चाइल्ड है इसकी आरबीसीज पे RH एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन जो मदर है RH नेगेटिव है, मतलब उनके आरबीसीज पे क्या प्रेजेंट नहीं है? RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे ही पार्चुरेशन होगा, चाइल्ड का बर्थ होगा, जो प्लेसेंटा है वो रप्चर होगा। रप्चर होने की वजह से जो मदर का और फिटस का जो ब्लड है क्या आएगा? कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होगा? ये जो मदर है, ये मदर क्या करेंगी? ये बनाएंगी एंटीबॉडीज। कैसी एंटीबॉडीज बनाएंगी? ये बनाएंगी एंटी RH बॉडीज। ठीक है, लेकिन जब तक मदर ये एंटी RH बॉडीज बनाती है तब तक जो फर्स्ट चाइल्ड होता है ना उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, क्या लिख लेते हैं? नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, हमने देखा फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, जो फर्स्ट चाइल्ड आया वो RH पॉजिटिव है, लेकिन जो प्लेसेंटा होता है वो मदर और फीटस के जो ब्लड होता है उसको अलग अलग या सेपरेटेड रखता है। ठीक है, लेकिन जब पार्चुरेशन या बर्थ का टाइम आता है तो जो प्लेसेंटा होता है वो क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से मदर और फीटस का जो ब्लड होता है वो कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है, हमें पता है फर्स्ट चाइल्ड RH पॉजिटिव है और मदर क्या है? RH नेगेटिव है। तो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट जो मदर है वो क्या बनाती है? एंटीबॉडीज। कैसी एंटीबॉडीज बनाती है? एंटी RH बॉडीज बनाती है। ठीक है, लेकिन जब तक ये मदर एंटी RH बॉडीज बनाती है, जो फर्स्ट चाइल्ड होता है उसकी डिलीवरी कैसे हो जाती है? नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अब एनसीईआरटी बोलती है जब सबसीक्वेंट प्रेगनेंसी होती है, सबसीक्वेंट मतलब जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, तो तब क्या होता है? तो जब सेकेंड चाइल्ड आता है, ठीक है, अगर सेकेंड चाइल्ड भी कैसा है? RH पॉजिटिव है, यहाँ पे बना दिया RH पॉजिटिव। अगर सेकेंड चाइल्ड भी RH पॉजिटिव है तो मदर के पास तो ऑलरेडी एंटी RH बॉडीज प्रेजेंट है, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड के टाइम ही मदर ने एंटी RH बॉडीज बना ली थी। ठीक है, तो अब जब सबसीक्वेंट या तब सेकेंड प्रेगनेंसी हुई
उसमें भी अगर चाइल्ड क्या है RH पॉजिटिव है तो मदर के पास ऑलरेडी एंटी RH बॉडीज प्रेजेंट है, तो जो मदर के पास एंटी RH बॉडीज है वो अब RH पॉजिटिव जो सेकेंड चाइल्ड है उसको क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। नुकसान पहुंचाएगी मतलब उसमें क्या होगा, या तो उसमें जॉन्डिस होगा या फिर अनीमिया होगा, और अगर सीवियर केसेस होते हैं उसमें क्या हो जाता है, डेथ मतलब फेटल हो सकता है। और ये जब फेटल होता है उसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर द डिलीवरी of first child, RhoGAM injection is administered to mother within 48 to 72 hours to prevent HDM or erythroblastosis fetalis। ठीक है, तो ये नोट क्या बोलते हैं, हमने देखा जब फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी होती है उस टाइम मदर एंटी RH एंटीबॉडीज बनाती है, और वो एंटी RH बॉडीज किसको अफेक्ट करती है, जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होती है या फिर जो सेकेंड चाइल्ड होता है उसको अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से जॉन्डिस, अनीमिया और सीवियर कंडीशंस में फेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या फिर रोकने के लिए जब फर्स्ट डिलीवरी हो जाती है उसके विदिन 48 टू 72 आवर्स मतलब 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर जो मदर होता है उनको क्या देते हैं, RhoGAM इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, ताकि ये जो कंडीशन है इसको हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेडिंग डालिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है ये क्या होता है, बहुत ही रेयरेस्ट होता है, मतलब बहुत ही कम लोगों के अंदर होता है। ठीक है, ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है इसमें एक H एंटीजन होता है जो कि क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है ना वो किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप को AB O किसी भी ब्लड ग्रुप को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ले सकता है। ठीक है, लिख लेते हैं, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। इसमें क्या होता है, इसमें H एंटीजन एब्सेंट होता है। It can donate to any blood group। ठीक है, मतलब ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है ये किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप से। ठीक है, बट कैन receive only from Bombay blood group, Bombay blood group। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ब्लड ग्रुप और उनके एंटीजन and then antibodies। ठीक है, हमारे पास 4 टाइप के तो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से, AB और O। उसके अलावा अभी हमने कौन सा देखा था, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है, लिख लेते हैं BBG। उसके बाद हमने देखा था
जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज पे जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वही हमारा क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ए एंटीजन है तभी तो ए ब्लड ग्रुप है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, एच एंटीजन भी है। कौन सा एंटीजन, एच एंटीजन, यहाँ पे एच एंटीजन भी है। उसके बाद बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप है, अब बी एंटीजन के साथ साथ क्या है, यहाँ पे भी एच एंटीजन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए और बी एंटीजन तो है, ए और बी एंटीजन है, इसकी वजह से क्या है, ए भी ब्लड ग्रुप है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या है, एच एंटीजन है, एच एंटीजन। ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप में हमने देखा था कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एच एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओ में सिर्फ एच एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद अभी हमने बॉम्बे ब्लड ग्रुप देखा, उसमें देखा बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है, एक तो सबसे रेयर है, ठीक है, बहुत ही कम लोगों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एच एंटीजन एब्सेंट होता है, नहीं होता है उसमें, ठीक है। और एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप इन चारों ब्लड ग्रुप्स को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप से, ठीक है। इसमें एच एंटीजन एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर एंटीजन के एंटीबॉडीज, जो एंटीजन होता है उसकी अपोजिट होती है एंटीबॉडीज, है ना। तो ए एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटी बी, एंटी बी, जिसको हम और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल बी से, ठीक है। और बी एंटीजन के लिए क्या होता है, एंटी ए, एंटी ए, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से भी, ठीक है। ए बी एंटीजन के लिए तो कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती हमारे पास, इसको हम नील कर लेते हैं, ठीक है। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, इसमें एच एंटीजन है, इनके लिए क्या एंटीबॉडीज होती है, एंटी ए और एंटी बी, एंटी ए और एंटी बी, ठीक है। ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है इसमें कौन सी एंटीबॉडीज होती है, इसमें होती है एंटी ए, एंटी बी, और क्या होता है, एंटी एच, यहाँ पे एंटी एच, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेडिंग डालिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स, और इनका परसेंटेज कितना होता है, 45%, 45%, ठीक है। और जो प्लाज्मा था या फिर फ्लूइड मैट्रिक्स था उनका परसेंटेज कितना था, 55%, ठीक है। तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स होते हैं ना, सबसे पहले तो ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जब ब्लड सेल्स फॉर्म्ड होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, हिमेटोपोइसिस बोलते हैं। हिमेटोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स होता है। और ये ब्लड सेल्स कहाँ फॉर्म होते हैं, ये होती है बोन मैरो में, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में कहाँ पे होता है, क्योंकि जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती है ना उसमें बोन मैरो नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो इसका आंसर क्या होता है, लिवर और स्प्लीन। क्या होता है, लिवर और स्प्लीन में, ठीक है। लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, हिमेटोपोइसिस। ठीक है। और ये कहाँ होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स occurs in bone marrow, ठीक है। और एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में कहाँ पे होता है, लिवर और स्प्लीन में, ठीक। इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस formation
of blood cells occurs in liver and spleen. ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लिवर और स्प्लीन में। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट हेमेटोपोएटिक ऑर्गन। तो जो फर्स्ट हेमेटोपोएटिक ऑर्गन होता है ना, हम किसको बोलते हैं? यॉर्क सैक को। ठीक है, एग के अंदर जो यॉर्क सैक होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट हेमेटोपोएटिक ऑर्गन। याद रख लेते हैं, यॉर्क सैक। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम उनके टाइप्स देखते हैं। ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स होता है ना, इसमें क्या होता है? आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज होती है, और क्या होता है? प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डालिए आरबीसीज। आरबीसी को और हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, सबसे पहले इनका नॉर्मल काउंट देखते हैं हम। तो आरबीसी का नॉर्मल काउंट कितना होता है? नॉर्मल काउंट ये होता है 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आरबीसी का नॉर्मल काउंट कितना होता है? 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, विच इज इक्वल टू 50 to 55 लैक्स। यहाँ लिख लेते हैं 50 to 55 लैक्स। ठीक है, फिर आरबीसी की लाइफ स्पैन कितना होती है? 120 डेज। ठीक है, लाइफ स्पैन 120 डेज। तो 120 डेज तक ही आरबीसी जिंदा रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है आरबीसी destroyed in spleen। ये जो आरबीसीज होते हैं कहाँ डिस्ट्रॉयड होती है? स्प्लीन में। और इस स्प्लीन को और हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ठीक है, उसके बाद आरबीसीज का शेप कैसा होता है? यहाँ लिखते हैं शेप। तो जो मेच्योर मैमेलियन आरबीसीज होते हैं ना, जो मेच्योर मैमल्स में आरबीसीज होते हैं, उनका शेप कैसा होता है? मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। तो जो मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज होते हैं ना, उनका शेप कैसा होता है? बाइकॉनकेव होता है, और कैसा होता है? नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। बाइकॉनकेव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। बाइकॉनकेव शेप होता है, और नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब जो आरबीसीज होती है ना, उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, और ये जो आरबीसीज होती है ना, इनमें सेल ऑर्गेनेलिज भी एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेलिज कौन से? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। ये जो सेल ऑर्गेनेलिज होती है, ये भी आरबीसीज में क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा जो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी कैसी होती है, उनका शेप बाइकॉनकेव और नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होती है इसमें। लेकिन अगर आ जाए आरबीसी ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग की आरबीसीज कैसी होती है पता है? बाइकॉन्वेक्स होती है और न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फ्रॉग की आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। ठीक है, मतलब जो फ्रॉग होते हैं उनके आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इनका फंक्शन क्या होता है, कि आरबीसीज काम क्या करती है। तो जो आरबीसीज होती है ना, वो क्या करती है? जो गैसेस होती है ना, ऑक्सीजन और CO2, उनका ट्रांसपोर्ट करवाती है। किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन के थ्रू। ठीक है,
फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन एंड CO2, O2 एंड CO2। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद और पॉइंट्स देखते हैं। हाँ जी, अभी हमने देखा आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, जो गैसेस होती है ना ऑक्सीजन और CO2 उनका ट्रांसपोर्ट करवाना। तो उसके लिए कौन जरूरी होता है? हीमोग्लोबिन। यहाँ लिखते हैं, पहले फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन गैसेस ट्रांसपोर्ट oxygen and CO2, and for this hemoglobin is required। ठीक है, गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए हमें हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है। ये हीमोग्लोबिन होता क्या है? तो ये एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हीमोग्लोबिन रेड कलर्ड Fe मतलब आयरन। ठीक है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ठीक है, विच फंक्शंस इन गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद हीमोग्लोबिन एवरेज वैल्यू। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है? 12 to 16 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 12 to 16 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, अभी हमने देखा जो मैच्योर मेमेलियन आरबीसी होता है उनका शेप कैसा होता है? बाइकॉन्केव शेप होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। मतलब उनमें क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और क्या एब्सेंट होता है? सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो आरबीसीज में एब्सेंट होते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? तो ये इसलिए होता है ताकि जो आरबीसीज है उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो, से हम ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज में हीमोग्लोबिन अकोमोडेट कर सके। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा? जो आरबीसीज है, आरबीसीज में ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को अकोमोडेट कर सके। ठीक है, यहाँ लिखते हैं बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसीज प्लस एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलीज। तो ये किस लिए करते हैं? ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को अकोमोडेट कर सके। ठीक है, अडैप्टिव फीचर ऑफ आरबीसीज टू accommodate more hemoglobin। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को अपने अंदर अकोमोडेट कर सके। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद और पॉइंट्स देखते हैं। हाँ जी, ये जो आरबीसीज होते हैं ना, आरबीसीज के मैच्योरेशन के लिए क्या चाहिए होता है हमें? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। ठीक है, यहाँ लिखते हैं maturation of RBCs require विटामिन B12। विटामिन B12 को हम क्या बोलते हैं? साइनेकोबायलमिन। ठीक है, for maturation of RBCs require vitamin B12 and folic acid। ठीक है, उसके बाद अभी हमने देखा जो आरबीसीज होते हैं उनमें क्या सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनेली होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल।
पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी या एटीपी। तो आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से आरबीसीज क्या एग्जिबिट करती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया RBCs exhibit क्या एग्जिबिट करती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद अगर आरबीसीज या हीमोग्लोबिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो हमारी बॉडी में अगर आरबीसीज या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? अनीमिया। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन और आरबीसीज क्या बोलते हैं हम? अनीमिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अभी हमने देखा अगर आरबीसीज या हीमोग्लोबिन की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अनीमिया। ठीक है, तो अनीमिया 3 टाइप से हो सकते हैं। कैसे देखते हैं? अगर अनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी से हो तो उसको क्या बोलते हैं? आयरन तो अनीमिया अगर आयरन की डेफिशिएंसी से हो उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोसाइटिक अनीमिया बोलते हैं हम, माइक्रोसाइटिक अनीमिया। ठीक है, वही अगर अनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हो, ठीक है, विटामिन B12 मतलब साइनेकोबैलेमिन, तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर्नीशियस अनीमिया। क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं पर्नीशियस अनीमिया। पर्नीशियस अनीमिया। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास फोलिक एसिड। ठीक है, तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोसाइटिक अनीमिया। ठीक है, ध्यान देते हैं, मैक्रोसाइटिक अनीमिया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आरबीसी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब देखते हैं स्प्लीन। तो ये स्प्लीन क्या होता है? अभी हमने जब आरबीसीज पढ़ा उसमें देखा आरबीसीज कहाँ डिस्ट्रॉयड होती है? स्प्लीन में। ठीक है, तो स्प्लीन में डिस्ट्रॉयड होती है, स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, स्प्लीन को और क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, ये होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, और क्या करता है? स्प्लीन होता है ना, हमारी बॉडी में जो एक्सेस ब्लड होता है ना उसको भी स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसलिए इसको और क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड को स्टोर करता है, स्टोर्स ब्लड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए WBC। WBCs को और हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो ये जो
WBCs या ल्यूकोसाइट्स होता है, इनका नॉर्मल काउंट कितना होता है? 6 to 8,000। कितना होता है? 6 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं नॉर्मल काउंट 6,000 to 8,000 पर mm³। ठीक है, और WBCs का लाइफ स्पैन कितना होता है? एनसीईआरटी में दे रखा है फ्यू डेज टू वीक्स, मतलब 4 to 20 डेज। ठीक है, इनका लाइफ स्पैन फ्यू डेज टू वीक्स। इसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं? 4 to 20 डेज। 4 to 20 डेज। ठीक है, उसके बाद ये जो WBCs होते हैं ना, हमने RBCs का देखा था, वो कहाँ डिस्टॉर्ड होती है? स्प्लीन में। और ये जो WBCs है ये कहाँ डिस्टॉर्ड होता है? लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, WBCs are destroyed in lymphatic system। lymphatic system। ठीक है, उसके बाद हमने देखा WBCs का नॉर्मल काउंट कितना है? 6,000 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो नॉर्मल काउंट से अगर WBCs का काउंट क्या हो जाए? कम हो जाए, नॉर्मल काउंट से भी कम हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। क्या लिखते हैं? लेस देन नॉर्मल काउंट ऑफ WBC। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ठीक है, और अगर WBC का काउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। यहाँ लिख लेते हैं इंक्रीज इन WBC काउंट। ठीक है, एक और बात, ये जो WBCs है ना, इनका काउंट इंक्रीज कब होता है? या तो कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई एलर्जी। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ड्यूरिंग इन्फेक्शन एलर्जी। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, हमने देखा WBC का काउंट अगर नॉर्मल से भी कम है, उसको हमने बोला ल्यूकोपीनिया। ठीक है, और अगर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो भी कम होता है या तो इन्फेक्शन के टाइम होता है या फिर एलर्जी। ठीक है, तो उसको हमने बोला ल्यूकोसाइटोसिस। अगर WBC का काउंट कहाँ चला जाए? लाखों में चला जाए, मतलब बहुत ज़्यादा चला जाए ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं कंडीशन को? तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर। ठीक है, यहाँ लिखते हैं WBC काउंट इन लैक्स। तो अगर WBC का काउंट लाखों में चला जाए, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।